Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MPPAT एग्ज़ाम 2021 के रूल बुक की। ठीक है ना। अपन रूल बुक का डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो प्रारूप है, ठीक है ना, वो कौन कौन सा है। फॉर्म भरने से पहले ये अगर वीडियो आपने देख लिया तो आपका जो सारा जो डाउट है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। मैं एक चीज़ अभी भी बता देता हूँ आपको, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम गया था। आप लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें विभिन्न जो सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है ना, इसमें अगर आप नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ें। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और यहाँ भी जो नंबर है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपने अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए रूल बुक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2021 के लिए जो आपका PEB है, ठीक है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया जो रूल बुक है, इसके बारे में डिटेल्ड अपन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे आप सभी जान रहे हो कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपका 12/10/2021 से, अंतिम जो तिथि है वो आपका 26/10/2021 तक रहेगी। ठीक है ना। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 12/10/2021 तक, ठीक है ना। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि आपका कब तक रहेगा तो 31/10/2021 तक रहेगा। परीक्षा दिनांक व दिन आप लोग को पता है भाई, 5, 6, 7, ठीक है ना, रविवार, सोमवार और मंगलवार को होने वाली है। ठीक है। आपको फीस भी बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं भाई कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके टिप्पणी हैं, साथ ही साथ प्रारूप है, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, इन सारे ही चीज़ों के बारे में, कितनी सीटें हैं, फ्री सीट कितनी है और पेमेंट सीट कितनी है, इन सभी के बारे में। ये सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपका क्या होना चाहिए भाई, लिंक होना चाहिए, वहाँ पे वेरीफाई यानी कि सत्यापित होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आपका जो आधार है वो मान्य होगा। यहाँ पे VID की जानकारी भी लाना पड़ेगा। देखो, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर या फिर आधार VID की जानकारी आपको वहाँ पे नियमित तौर से लेके जाना होगा परिचय पत्र के साथ। ठीक है। आपका कोई भी परिचय पत्र होगा उसके साथ आपको ये सब चीज़ लेके जाना होगा, तभी वहाँ पे क्या होगा, बायोमेट्रिक का आपका क्या होगा, सत्यापन किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं भाई, कुछ चीज़ें यहाँ पे और दी गई है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे BSc कृषि सामान्य जानकारी में देखिए PAT 2021 प्रवेश नियम, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है 1.1 में सामान्य जानकारी को PAT परीक्षा प्रवेश 2021 कहलाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण कृषि विभाग के द्वारा जारी तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। वे निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। तो देखिए BSc एग्रीकल्चर जो है ऑनर्स, ठीक है ना, 4 वर्ष का होता है ये, और प्रवेश की स्थिति तो आपका 2 कॉलेजेस है, आपका JNKV है और आपका जो ग्वालियर में कॉलेज है, इंदौर में है, सिरोह में है, ये सब कॉलेज में आपको मिलने वाला है BSc ऑनर्स कृषि का। प्रवेश हेतु जो योग्यता है वो क्या रहेगी, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना है। देखो, विज्ञान समूह यानी कि भौतिक, रसायन एवं निम्न में से कोई एक, गणित, जीव विज्ञान या फिर कृषि, अथवा जो कृषि समूह है वो भी इसमें क्या कर सकते हैं भाई, भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका BSc उद्यानिकी के लिए, BSc वानिकी के लिए दिया गया है। ठीक है। JNKV में है, ये 4 ईयर की प्रोग्राम है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी, विज्ञान समूह यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे B.Tech के लिए, तो B.Tech वाले तो भाई भौतिक, रसायन और गणित और अंग्रेजी विषय के लिए ही जा सकते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान रखनी है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है ना। और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी प्रारंभिक सूची के आधार पर ही प्रवेश जो है वो आपको क्या है भाई, दिया जाएगा। उपलब्ध सीट एवं आरक्षण, ठीक है, तो उपलब्ध सीट जितने भी हैं उनमें कुछ प्रतिशत आरक्षण भी दिए गए हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं मुझे कि क्या अदर स्टेट वाले यहाँ पे एलिजिबल है। जी बिल्कुल भाई, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं।
15% जो सीटें होती है वो आपका अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट होते, छात्र होते, 15 से 20% लगभग आपका अप्रॉक्स वो आपका अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो, जैसे मान लीजिए आप सीजी के हो, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको जनरल से ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ना कि फिर एससी, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया था मुझसे कि सर ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है करिए, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या होता है। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो आपके छूट है वो दिया गया है। देखिए कृषक प्रमाण पत्र में 5% छूट दिया जाता है। महिला उम्मीदवारों के लिए 33% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहता है, ठीक है, ये सब तो आप जान ही रहे हो। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के पुत्र पुत्रियों के लिए क्रमशः 15, 21 एवं 27% जो छूट है वो आपको दिया जाएगा। और स्वतंत्रता संग्रामी के लिए 3% स्थान क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जो आपके शर्तें हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ लेना है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और प्रमाण पत्र मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसा प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। दिव्यांगजन जो है इनके लिए भी 5% जो सीटें हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल के तौर पर, ठीक है ना, प्राणवीरता के आधार पर या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम आपका इसके अनुसार क्या दिया जाएगा, इनको 5% का जो आपका छूट है वो आपका दिया जाएगा, यानी कि 5% उनकी जो सीटें हैं वो आपकी आरक्षित रहेगी, ठीक है ना। और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, ठीक है ना, उनके भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में दिए गए प्रावधान के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो संविधान के अनुच्छेद 341 में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनको क्या है भाई, निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रति यहाँ पे प्रारूप 13 में संलग्न है, ठीक है ना। यानी कि आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, आपको जो आय प्रमाण पत्र है उसका फ़ायदा मिलने वाला है, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तब की स्थिति में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो फाइनली दिया नहीं गया है, पेमेंट सीटों पर प्रवेश दिया गया है। पेमेंट सीट है यहाँ पे, तो प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 20% सीटों पर पेमेंट सीटों के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में आपका 20% जो सीट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पेमेंट वाला सीट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका छूट है वो भी दिया गया है, देख लो आप भी, आरक्षित रहेंगे, ये दिया गया है यहाँ पे कि भाई आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं इनके लिए 15, 21 और 27% जो सीट है वो क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रमाण पत्र जो दिए गए हैं, जैसे कि आपका प्रमाण पत्र में प्रवेश देने पर अभ्यर्थी के आवश्यक मूल अभिलेख प्रमाण पत्र जांच करने के पश्चात संबंधी अभ्यर्थी को वापस कर दिए जाएंगे एवं सभी अभिलेखों के स्वप्रमाणित सत्यापित छायाप्रति महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करे जाएंगे। यानी कि जो आपका डीवीसी होगा उस टाइम के लिए बोला जा रहा है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट सीट का वर्गीकरण दिया गया है, देख लीजिए आप, बीएससी कृषि ऑनर्स तो अनारक्षित के लिए, यूआर के लिए, ठीक है ना, आपका दिया गया है, अनुजाति के लिए दिया गया है, ठीक है। टोटल जो है वो आपका 78 है बीएससी कृषि में ऑनर्स में, उद्यानिकी में 24 है और वानिकी में 5 है और बीटेक में आपका 14 है, ठीक है ना। ये आपका पेमेंट सीट है जो कि 20% आपका हर पाठ्यक्रम में दिया जाएगा। यहाँ पे राजमाता वीरा राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर जो है, यहाँ पे भी जो सीटों का विवरण है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी कृषि ऑनर्स के लिए 44 है और उद्यानिकी के लिए 8 जो सीट है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ तो नहीं दिया गया है। फाइनली अपन यहाँ चलते हैं और जवाहरलाल जो आपका JNKV जो जबलपुर है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत महाविद्यालय वर्गवार सीटों का विवरण। तो बीएससी कृषि देख लीजिए, इसमें जो आपका सीट है वो कितना कितना है, तो भाई जबलपुर में कितना है, तो भाई 70 है, ठीक है। और रीवा में कितना है, तो 70 है। तो इस प्रकार जितने भी JNKV से मतलब कि JNKV के जो आपके नीचे में जो कॉलेजेस हैं, तो उन सभी कॉलेज का यहाँ पे जो सीटों का जो विवरण है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को बताया भी गया है कि F का मतलब महिला, K का मतलब कृषक, FF का और S का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर सैनिक।
तो ये सब चीज़ आपका बेसिक से चीज़ें हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा जो कॉलेज है आपका राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय ग्वालियर, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं उनकी जो सीटें यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो भाई, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कितना है भाई, ग्वालियर में 60 है, इंदौर में कितना है 60 है, सीहोरे में भी 60 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे अनारक्षित वालों के लिए कितना है, अनुजाति के लिए, अनुजन जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए। तो ये सारी सीटें जो है उनका जो विवरण है यहाँ पे दिया गया था। शारीरिक योग्यता देख लीजिए, अगर आप वानिकी करना चाहते हो, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हो, तो इसके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट गिड्थ फुली एक्सपेंडेड 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपका शारीरिक योग्यता है भाई, ठीक है। अगर आप वानिकी में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1.8.1 में देखिए, आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको क्या है भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको क्या है भाई, प्रमाण के तौर पे वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा यहाँ पे कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, प्रवेश हेतु न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रमों के लिए 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम अंक का बंधन भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप वास्तविक निवासी है तो भाई जो भारत के नागरिक हैं वही यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ शर्तें और दिए गए हैं जो कि आप यहाँ अगर मध्य प्रदेश के हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अगर दो दूसरे राज्य के हैं तो उनके लिए भी कोई बाध्य वाली बात नहीं है। अगर वो जनरल से जो फॉर्म है वो यहाँ पे डालते हैं फॉर्म, तो ओके। यहाँ पे और आगे चलते हैं। यहाँ पे जितने भी सैनिक वर्ग हैं, कृषक वर्ग हैं, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे दिया गया है और कुछ कुछ चीज़ें भी दिए गए हैं, जैसे कि देख लीजिए पीएटी 2021 में समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राणवीयता। तो समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्राणविकता निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इस हेतु पीएटी 2021 के पाठ्यक्रमों के लिए विषयों को निम्नलिखित महत्ता क्रम दिया गया है। तो देखिए भाई, बीएससी कृषि, उद्यानिकी और वानिकी, तो सबसे पहले कृषि को दिया जाएगा, दूसरा आपका जीव विज्ञान, तीसरा रसायन, फोर्थ भौतिक, फिर पाँचवा गणित। ब में कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व, दूसरा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, तीसरा पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व, ठीक है। समान कुल अंक होने पर ब के छात्रों को अ की अपेक्षा ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ब के छात्रों को अ की अपेक्षा, यानी कि ये जो ब वाले जो छात्र रहेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रुप वाले जो छात्र रहेंगे, उनको अ के जो हैं, ठीक है ना, अ के अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और बीटेक के लिए जनरल सी बात है भाई, आपको गणित लेना है, मैथ्स वाले ही इसमें जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अभी अपन क्या जानेंगे भाई, जो विभिन्न प्रमाण पत्र हैं उसके बारे में अपन प्रारूप देखने वाले हैं। शुल्क यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो शिक्षण शुल्क दिया गया है, तो शिक्षण शुल्क भी आप देख सकते हो कितना है, 6050 है, ठीक है ना। JNKV में कितना है, तो यहाँ भी आपका 6050 है और अभियांत्रिकी के लिए 7535 है। और यहाँ पे सभी जो सूची में दिया गया है उसको आप देख सकते हो। टोटल जो आपका लगने वाला है वो कितना है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। शिक्षण शुल्क कितना लगेगा वो तो आपने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी जी, यहाँ पे भाई BSc कृषि ऑनर्स में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे BSc कृषि होता है, ठीक है। प्रवेश हेतु महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश 4 साल की आपकी अवधि होती है। इसमें भी अपन कृषि समूह के जो छात्र हैं और जो मैथ्स और जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ कुछ योग्यताएँ दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें इसको नहीं देखना है क्योंकि हमने तो भाई पढ़ लिया है उस चीज़ को। अब यहाँ पे अपन डायरेक्टली किसकी बात करेंगे, ये सारा चीज़ अब मैंने आपको बता दिया है। जो आपका समय अवधि है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको भी आपको देख लेना है। और यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी आप जान रहे होगी भी, www.peb.mp.government.in है। इसमें आप क्या कर सकते हो,
जा सकते हो और जाके क्या कर सकते हो भाई, अपनी जो भी जानकारी है वो क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ पे पूरा जो रूल बुक है इसमें सारा चीज़ जो है वो आपको दे दिया गया है। इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दिलाइएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है PAT 2020 के लिए भी कितने कितने मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PAT 2021। तो यहाँ पे देखिए भाई BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और BSc AG साइंस ग्रुप वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और BSc AG के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो AG1 और AG2+3 ये आपका टोटल कितना मार्क्स का आएगा, 200 का आएगा भाई, ओके। अगर आपको जाना है BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर में BSc AG में, ठीक है, इसके लिए आपको AG1 और AG2 और प्लस AG3 आपको करना पड़ेगा। साइंस ग्रुप वालों के लिए बात करें तो ये आपका किस में जा सकते हैं, अगर PCA से दिलाते हैं तो ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और BSc AG में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स का क्या दिया गया है भाई, विवरण दिया गया कितने कितने प्रश्नों का यहाँ पे होता है करके। परीक्षा शुल्क आप लोग जान रहे हो, यहाँ पे आपका अनारक्षित श्रेणी के लिए 500 रुपये दिया गया था, और संशोधन के लिए कितना लगेगा, यानी कि त्रुटि सुधार के लिए तो 20 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। और अगर आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क आपका 40 लगने वाला है भाई, ओके। यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा शहर कौन कौन सा है आपका। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपका भोपाल में, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर और रतलाम और मंदसौर, इन यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है, ओके। और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको रूल बुक में मिल जाएगा। रूल बुक का जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दूँगा। सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका सिलेबस कैसा होने वाला है PAT एग्ज़ाम के लिए। जनरल एंड फिज़िकल केमिस्ट्री दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स का दिया गया है जो कि ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी का दिया गया है। तो सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सिलेबस तो सभी जान ही रहे हो। अगर आपको हिंदी में सिलेबस देखना होगा तो आप सर्च कर सकते हो MP PAT सिलेबस इन हिंदी करके, आपको मिल जाएगा सिलेबस। और यहाँ पे फाइनली अपन बात करते हैं भाई प्रारूप की, यानी कि प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, फर्स्ट तो है आपका अभ्यर्थी के माता पिता वैध अभिभावक का शपथ पत्र, ठीक है ना। ये आपका शपथ पत्र रहेगा आपके माता पिता के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, जाति, आपका धर्म, व्यवसाय, पता, ये सब आपको इस प्रारूप में डाल के क्या करना है भाई, जमा करना है, ठीक है, रखना है मतलब। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, ओके। और यहाँ पे अगर बात करें भाई, दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है 2 तरीके को होता है। एक आपका 6 माह के लिए होता है, एक होता है स्थाई, ठीक है। एक क्या होता है, स्थाई। अगर आपने स्थाई बनवा लिया तो अच्छी बात है, अस्थाई है तो वो 6 महीने के लिए बस वैध रहेगा, आपको फिर से वो चीज़ जमा करना पड़ेगा। लेकिन आप स्थाई ही जमा करना, ना कि आपका अस्थाई वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ और प्रमाण पत्र दिए गए हैं जो कि अपन देख लेते हैं। तो जहाँ पे वास्तविक निवास प्रमाण पत्र है आपका, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है आपका कृषक सर्टिफिकेट। बहुत लोग बोल रहे थे सर कृषक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है MP PAT में, तो सेम टू सेम जैसे छत्तीसगढ़ में होता है आपका कृषक प्रमाण पत्र, वैसे ही आपका क्या होता है यहाँ भी सर्टिफिकेट होता है। अगर कोई NIR मतलब कि जो है, ठीक है ना, उसके लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए, ठीक है ना। तो NRA ये सर्टिफिकेट है, अगर आप हैं तो आप ज़रूर इसको फिल कीजिए, ओके ना। और ले जाइए कि कार्यरत किसान प्रमाण पत्र, ये आपका ज़रूरी था, आपने बहुत ज़्यादा पूछा था। तो देख लीजिए कार्यरत किसान का प्रमाण पत्र, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपने कोई 2 परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केंद्रों से उत्तीर्ण की है तो साला का नाम एवं स्थान और परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है ना। कोई 2 कक्षा 5वीं 8वीं, ठीक है ना, कहीं से भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोई 2 कक्षा का यहाँ पे करना है भाई उल्लेख, ठीक है ना। तभी तो आपका जो कृषक सर्टिफिकेट है वो मान्य लिया जाएगा, ठीक है, वरना मान्य नहीं लिया जाएगा। कहाँ से बनेगा, तो तहसीलदार या फिर विकास खंड अधिकारी,
ठीक है, यहाँ से आपका क्या बनेगा, कार्यरत किसान प्रमाण पत्र बन जाएगा। सैनिक वर्ग के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया है और आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो की साइज़ भी यहाँ पे दी गई है। याद रखिएगा यहाँ पे अपना जो आपका बॉक्स 2 की बात पहले करते हैं, फिर बॉक्स 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए। एक से अधिक बार आप हस्ताक्षर ना करें। अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स 2 के अंदर करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो की बात करें तो फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदन का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यह चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आपका नाम होना चाहिए, ठीक है ना, और तिथि होना चाहिए, ठीक है। आवेदन करने की तिथि होनी चाहिए, आवेदन करने की, आपने आवेदन कब किया, ठीक है ना, उस दिन का होना चाहिए भाई। ओके, हाँ ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक, किस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया, आवेदक का नाम यानी कि आपका यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे कौन से दिन में आपने फ़ोटो खिंचवाया ये आपका नाम रहेगा, और आवेदन करने की तिथि से 3 माह वो पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बताया गया है। लास्ट में मैं बताऊँगा, बोल रहा था कि सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, उसको कैसे भरेंगे, ठीक है। तो ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंतर्गत आपको लिखना है। ये वाला जो घोषणा दिया गया है ना, स्वघोषणा, इसको क्या करना है आपको अपने हैंड से क्या करना है, अपने हैंड राइटिंग से क्या करना है भाई, इसको ये वाला जो बॉक्स है ना इसमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। एक कॉपी लेना है या कोरा कागज़ लेना, ठीक है ना, ब्लैंक पेज लेना, और उसमें क्या करना, ये ऊपर वाले में जो आपका दिया गया था घोषणा, उसको क्या करना है अपने हैंड राइटिंग से, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में आप लिख के आप क्या करोगे, वहाँ पे अपलोड करोगे। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है उसको फाइनली फिलअप भी कर पाओगे। आशा है आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।